वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, आइए इस वीडियो में आपके सिलेबस की एक और पोम को हम स्टडी करें। इस पोम का नाम है फॉग। फॉग को एक्चुअली लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको इस पोएट, इस ऑथर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। इस पोम फॉग का जो ऑथर है दैट इज कार्ल ऑगस्ट सैनबर्ग। August Sandburg is actually the full name of this American poet, my dear learners. He is an American by nationality or by birth. Okay, this very particular poet, my dear learner, was born in 1878, and this very particular poet died in 1967. See, here I have written it that born 1878, died 1967. This very particular just author by profession was a journalist first, means you can say that he began his career as a journalist. इसने और इन्होंने अपने जो करियर की शुरुआत, माय डियर लर्नर, एज अ जर्नलिस्ट, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं एक न्यूज़पेपर रिपोर्टर की तरह शुरू किया इन्होंने अपने लाइफ की जर्नी को या अपने करियर को। एंड लेटर ऑन ही बिकेम व्हाट, an author, means an author come a poet. And actually he is known particularly for his certain collection of poems known as Chicago poems. इनकी एक शिकागो पोम नाम की कलेक्शन ऑफ पोम्स आई थी, माय डियर लर्नर्स। जो कब आई थी? दिस कलेक्शन ऑफ पोम्स टाइटल शिकागो पोम्स came into print or in publication in 1916। याद रखिएगा, 1916 में उनकी ये जो है कलेक्शन ऑफ पोम आई थी, जिसका टाइटल है, जिसका नाम है व्हाट, शिकागो पोम्स। एंड रिमेंबर माय डियर लर्नर्स, ये जो पोम हम जो आज स्टडी करने जा रहे हैं, ये पोम भी उस कलेक्शन का ही पार्ट था। It means this poem also, just along with so many other poems in the collection called Chicago Poems, came into print or was published or was printed for the first time in America in 1916. ये important चीज़ है, याद रखिएगा। दूसरी very important, this poet कार्ल ऑगस्ट सैनबर्ग, इन्होंने अपनी लाइफ टाइम में तीन पुलिट्जर प्राइज़ जीते। पुलिट्जर प्राइज़ शायद मैंने आपको इसके पहले भी बार बताया हो, इफ़ नॉट तो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। पुलिट्जर प्राइज़ एक बहुत ही प्रेस्टिजियस प्राइज़ है जो अमेरिका में इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, in the field of journalism दिया जाता है। This prize is actually given by a certain body or by a certain body of the scholars of the Columbia University of America। ठीक है, तो इस पोएट को अपने लाइफ टाइम में 3 बार पुलिट्जर प्राइज मिला, माय डियर लर्नर्स। 2 times he got the Pulitzer, particularly for what? Particularly for his poem, particularly for his collection of poems. And once he got the Pulitzer particularly for writing his biography of Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, you must have knowledge about the greatest just president of America, who gets the credit of particularly restoring lots of rights, liberty and freedom and equality, particularly for the black Americans. It was
It was he under whose leadership civil war broke out, particularly for restoring all the rights, particularly for the black Americans in 1960s around. This very particular great just president of America was probably killed in 1865-67 around this around. So all you need to know about these important facts related to just Abraham Lincoln. ये चीज़ याद रखिएगा कि इस पोएट को अपने लाइफ टाइम में 3 पुलिट्जर अवार्ड आए। बार बार मेरे मुंह से नोबेल आ रहा। दिस जस्ट पोएट गॉट 3 पुलिट्जर प्राइज इन हिज लाइफ टाइम। 2 बार इसे अपनी पोम्स के लिए और 1 बार इसे अब्राहम लिंकन की बायोग्राफी लिखने के लिए मिला। इज दैट क्लियर माय डियर लर्नर्स? आई होप ये सारे जो है फैक्ट्स आपको क्लियर होंगे एंड आई वुड लाइक यू to note down all these facts and try to memorize them. Why? Because these facts are very important and can be proved very, very useful in future, my dear learners. अब dear learners, अब देखते हैं हम इस पोम के बारे में जिसका नाम है फॉग। मैंने जैसा कि बताया कि प्रोबेबली इन्होंने इस पोम को 1916 में लिखा और 1916 में पहली बार ये पोम इनके किस कलेक्शन में पब्लिश हुई? शिकागो पोम्स। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट माय डियर लर्नर्स, इस पोम में ही हैज़ बीन मेकिंग यूज ऑफ कैट इमेजरी, CAT, कैट इमेजरी का वो इस पोम में बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, फ्रॉम द फर्स्ट लाइन टू द लास्ट लाइन ऑफ द पोम। ये पोम आप कह सकते हैं एक तरह की अमेरिकन हाइक्यू है इन द वर्ड्स ऑफ कार्ल सैंडबर्ग। एंड this poem is the result or the product of the lifetime experience of the speaker or the poet of this poem। मतलब ये पोम जो है पोएट के एक लाइफ टाइम के एक्सपीरियंस पे ही बेस्ड है। जैसा कि पोएट ने खुद बोला कि एक बार he was going particularly to interview a juvenile court जज। एक बार वो किसी जुवेनिल कोर्ट जज का इंटरव्यू लेने जा रहा था व्हेन ही वाज वर्किंग एज अ जर्नलिस्ट। जब वो जा रहा था सो देयर ही सॉ अ फॉग, देयर ही सॉ अ सिटी का नाम वो नहीं बता रहा है, एक unnamed city that was absolutely covered in the sheet of the fog, you can say that। उस सिटी को फॉग ने इस तरह से कवर कर रखा था जैसे कि कोई शीट, जैसे कि कोई चादर जो है किसी चीज़ को या हमारे बेड को कवर किए रहती है। इन द सेम मैनर दैट city was covered in the sheet of the fog, and that very particular experience, lifetime experience, real experience of his own life inspired this very particular just poet to write this beautiful poem that he called American Haiku। क्यों? क्योंकि जब वो जा रहा था उस जज का इंटरव्यू लेने तो उसके हाथ में एक जापानीज हाइक्यू थी। हाइक्यू को पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, HAIKU। हाइक्यू जो है एक जापानीज फॉर्म ऑफ पोइट्री है। ये जापान की 3 लाइनों में लिखी जाने वाली एक कविता है माय डियर लर्नर्स। जापान में जो है एक 3 लाइन की जो कविता लिखी जाती है उसको हम कहते हैं क्या? हाइक्यू, HAIKU।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हाइक्यू के बारे में, पहली तो हाइक्यू इज अ 3 लाइन जापानीज फॉर्म ऑफ पोइट्री। ये जापान के एक जो है पोइट्री का फॉर्म है जो 3 लाइन का होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसकी पहली लाइन में 5 syllables होते हैं, दूसरी लाइन में 7 syllables होते हैं और फिर तीसरी लाइन में 5 syllables होते हैं। यानी कि हाइक्यू is a Japanese form of poetry that is consisted of 3 lines, and those 3 lines are consisted of 17 syllables. Syllables, my dear learners, जहाँ तक आप जानते होंगे, if you do not know about syllables, अगर जो आपको syllable के बारे में नहीं पता है, please do watch my video based on phonetics. मेरा एक वीडियो है जिसका टाइटल है फेनेटिक्स, PHONETICS। उस वीडियो जो फेनेटिक्स पे है उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। एंड if you watch that video, you binge on that video, definitely you will better understand phonetics। तो ये जो मैंने बताया है कि हाइक्यू एक जो है जापान की 3 लाइन की पोम है। उसमें उसकी जो पहली लाइन में 5 syllables होते हैं, दूसरी लाइन में 7 होते हैं और फिर तीसरी लाइन में 5 होते हैं। यानी कि 5 7 5 टोटल 17 जस्ट syllables। तो उसी को दिमाग में रखते, चूंकि वो उनके दिमाग में थे, उनके हाथ में वो जापानीज़ हाइक्यू थी, जब वो उस जो है एक जज का इंटरव्यू लेने जा रहे थे और जब वो जा रहे थे तो उन्होंने एक सिटी को फॉग में देखा, कैसे वो कोहरे में ढकी हुई थी। तो वहाँ से वो इंस्पायर हुए इस पोम को लिखने के लिए। तो उन्होंने इस पोम को क्या कहा, अमेरिकन हाइक्यू, क्योंकि देखिए ये भी पोम बहुत ही छोटी पोम है। दिस पोम रन्स इनटू 6 लाइन्स। पोम सिर्फ 6 लाइन की है। एंड द पोम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पोम 2 भागों में बटी हुई है। पहला स्टैंजा 2 लाइन यानी कि कपलेट एक 2 लाइन की पोम को कहते हैं। तो पहला स्टैंजा 2 लाइन का और लास्ट वाला स्टैंजा 4 लाइन का। अब आप देखेंगे इस पोम में, जैसे मैंने आपको बताया कि हाइक्यू में क्या होता है कि पहली लाइन में कितना syllable, 5 syllable, यानी कि 5 syllable यानी कि कितने मीटर, 2.5 मीटर, यानी कि 2.5 फीट। 2 syllable से मिलकर के माय डियर लर्नर 1 मीटर बनता है या 1 फुट बनता है। इस पर भी मेरा एक वीडियो होगा या एक शॉर्ट होगा, उसको आप ज़रूर देखिए, तब आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे व्हाट इज़ मीटर या व्हाट इज़ फुट। तो हाइक्यू मैं जैसे बता रहा, जापानीज़ हाइक्यू, उसकी पहली लाइन में 5 syllable यानी कि 2n, जैसे कि 1-2 syllable मिलकर 1 फुट बनता है या 1 मीटर। तो यानी कि 5 syllable यानी कि 2.5 मीटर या 2.5 फीट। पहली लाइन 2.5 फीट की, दूसरी लाइन 3.5 फीट की, फिर तीसरी लाइन 2.5 फीट की। ये लेंथ होता है माय डियर लर्नर्स किसका, हाइक्यू, जापानीज फॉर्म ऑफ पोइट्री। तो इसको उन्होंने कहा क्या, अमेरिकन हाइक्यू। अमेरिकन हाइक्यू उसको उन्होंने बोला। और इसीलिए देखिए इस पोम की जो लेंथ है, द लेंथ ऑफ द लाइन ऑफ द पोम इज वेरी शॉर्ट। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए कितनी छोटी छोटी पोम की लाइन है। तो आप देखिए इस पोम के ये जो द है, इसमें एक जो है क्या है, इसमें एक वावल साउंड है, यानी कि ये एक यूनिट है वर्ड का। इसमें एक, इसमें 2 हो सकता है, कम्स। यहाँ देखिए 1 2 3 4, यानी कि पहली लाइन में कितने syllables मिल रहे हैं हमको, 4 syllables मिल रहे हैं। यानी कि ये जो लेंथ है पोम की, वो कितने जो है फुट की है, 2 फीट। तो द लेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोम इज 2 फीट या 2 मीटर्स। इसकी लंबाई 2 मीटर की है या 2 फीट की, क्योंकि मैंने बताया आपको कि फुट या मीटर कैसे बनता है, 2 syllable। क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ
वर्ड या वावल साउंड, वावल साउंड। तो देखिए द मेक वावल साउंड, फॉग मेक वावल साउंड, कम्स, ये वर्ड को हम दो भाग में ब्रेक कर सकते हैं। कम्स यहाँ एक वावल साउंड है यानी कि दो इसमें और दो इसमें, यानी कि ये जो द लेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोम इज 2 मीटर या कह सकते हैं व्हाट 2 फीट। उसी तरह दूसरा भी आप देख लीजिए, ऑन लिटिल कैट फीट। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ देखिए यहाँ पे 5 हमको सेलेबल मिल जा रहे हैं यानी कि 2.5, यहाँ 2.5 हो जाए। फिर यहाँ देखिए इट सिट्स लुकिंग, यहाँ देखिए 4, फिर यहाँ चलेंगे 1 2 3 4, फिर यहाँ देखिए ओवर हार्बर एंड सिटी। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं 1 2 3 4 5, फिर 2.5 देखिए ऑन साइलेंट हॉर्नचेस, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर भी वही एंड देन मूव्स ऑन, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 2.5। तो आपने जनरली देखा इस पोम में भी उन्होंने क्या यूज़ किया है, या तो 2 मीटर या 2 मीटर यानी या 2 फीट या 2.5, जैसा कि किस में होता, जापानीज हाइक्यू में। तो थोड़ा सा डिफरेंस है वहाँ पे। दूसरा देखिए पोम में कोई राइम स्कीम नहीं दिख रही है। देखिए पोम की फर्स्ट लाइन सेकंड से नहीं राइम करती, सेकंड थर्ड से नहीं करती, थर्ड यदि कोई देखिए किसी में यहाँ पे राइम नहीं मिल रहा, तो यानी कि पोम किस में लिखी गई हुई है, एक ऐसी पोम जिसमें कोई राइम नहीं, यानी कि पोम के जो पोम का जो फर्स्ट लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो पोम के सेकेंड लाइन के लास्ट वर्ड से या थर्ड लाइन के लास्ट वर्ड से या किसी और लाइन के लास्ट वर्ड से अगर जो सेम साउंड नहीं मिल रहा सेकेंड का थर्ड से या किसी और से, तो उसमें कोई राइम स्कीम नहीं मिलती। पोम की लेंथ भी देखिए वैरी कर रही, किसी में 2 मीटर किसी में 2.5 मीटर हो रहा है। यानी कि जब कोई पोम का जो है एक प्रॉपर लेंथ, पोम की लाइन एक प्रॉपर लेंथ में नहीं होती, एक राइम स्कीम नहीं होती, कोई लेंथ जो पोम की लाइन छोटी होती कोई बड़ी होती, तो इस तरह हम कहते हैं कि कौन सा जो है वर्स यूज़ किया है पोएट ने, फ्री वर्स या वर्स लिबरे। तो ये जो पोम है जो फ्री वर्स में लिखी गई है और फ्री वर्स में या वर्स लिबरे में यूज़ की गई है माय डियर लर्नर्स। ये ध्यान रखिएगा, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। फ्री वर्स यहाँ मैं आपको लिख दे रहा हूँ, FREE, फ्री वर्स, ये आप ध्यान दे लीजिएगा इसको। फ्री वर्स में ये पोम जो है क्या हुई है, लिखी गई है। तो फ्री वर्स मैंने आप बताया, जहां द लेंथ ऑफ द लाइन ऑफ द पोम इज नॉट सेम, लाइन की लेंथ वैरी करे, कोई राइम स्कीम ना हो, दैट इज कॉल्ड फ्री वर्स। तो फ्री वर्स में लिखी गई है, इट मीन्स द पोम शोज the natural process of the thinking or the natural process of the creation of the poem, means पोएट ने बहुत ही नेचुरल वे में इस पोम को क्या किया, क्रिएट किया। और ये ध्यान रखिएगा पोएट किस एज का है, 20th सेंचुरी का। 20th सेंचुरी में ज़्यादा पोएट्स किस वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्री वर्ड्स का। पोएट्स डू नॉट बिलीव इन जस्ट राइटिंग फॉलोइंग द strict just rules and regulations of writing poems. Why? Because they just wanted to express themselves in a very free and in a very natural manner. वो थोड़ा फ्री और नेचुरल वे में लिखना चाहते थे, इसीलिए वो किसी रूल और रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे थे डियर लर्नर्स। तो डियर लर्नर्स आइए अब इस हम पोम को देखते हैं जो बहुत ही छोटी सी और बहुत ही ब्यूटीफुल पोम है। देखिए द फॉग कम्स, देखिए कह रहा द फॉग कम्स, फॉग आती है ऑन लिटिल कैट फीट,
कैट के छोटे से पैरों पे। यानी कि देखिए ये पोम की जो फर्स्ट 2 लाइन है दैट इज कपलेट, क्योंकि देखिए यहाँ स्टॉप हो जा रहा है जहाँ ये 2 लाइन पोम का ये एक स्टैंजा ख़त्म हो जा रहा है, यहाँ से 4 लाइन का दूसरा स्टैंजा शुरू होता है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट 2 लाइन में पोइट क्या कह रहा है, हाउ डज ही डिस्क्राइब द फॉग डिसेंडिंग और कमिंग डाउन और इनगल्फिंग अ पर्टिकुलर नेमलेस और अननेम्ड सिटी। कैसे एक अननेम्ड सिटी के ऊपर फॉग क्या हो रहा है, आ रहा है धीरे धीरे, और इस फॉग के अपीयर होने को, डिसेंड होने को, सिटी को, पूरा अननेम्ड सिटी को कवर करने को वो किस तरह से डिस्क्राइब कर रहा है, जस्ट एज अ कैट makes its appearance, or just as a cat moves on its tiny paws without making any noise and moves in a very graceful and in a very grand and in a very beautiful manner. In the same manner the fog just appears and gradually covers or engulfs this very particular city mentioned in this very particular poem। कि कैसे ये फॉग आता है, और फॉग के आने के मूवमेंट को पोएट किससे कंपेयर करता है, कैट से। तो मैंने आपको बताया कि शायद यहाँ पे जो कैट इमेज का यूज़ कर रहे हैं, कैट इमेजरी का ये जो कार्ल सैंडबर्ग इस्तेमाल कर रहे हैं, शायद इस इमेजरी का इंस्पिरेशन उन्हें कहाँ से आया होगा। टी.एस. एलियट एक बहुत बड़े पोएट थे, 20th सेंचुरी के हैं, 20th सेंचुरी के बहुत बड़े पोएट। उनकी एक पोम थी द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। याद रखिएगा माय डियर लर्नर्स, द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। मेरे पास जगह नहीं दिख रही लिखने के लिए, लेकिन आप याद रखिए द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। ये जब आप टाइप करेंगे तो ये पोम आपको ओपन हो जाएगी, और उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से टी.एस. एलियट उस पोम में कैट इमेजरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और कैट इमेजरी का इस्तेमाल करके ही इज़ डिस्क्राइबिंग द फंक्शन और ही इज़ डिस्क्राइबिंग द मूवमेंट ऑफ द फॉग। वहाँ पे भी वो फॉग का ही वो कर रहे हैं, फॉग के ही मूवमेंट को दिखा रहे हैं कि हाउ डज द फॉग स्लोली एंड स्लोली जस्ट अपीयर एंड gradually engulfs a particular place or a town or a city or a particular area particularly in the winter season। ठीक उसी तरह तो शायद ये पोएट ने वहीं से ये इंस्पिरेशन लिया होगा इस पोम को, और इस पोम में अगर जो वो फॉग को कंपेयर कर रहा है कैट से, तो ये पोम को आपको किससे आप इस पोम को आप एसोसिएट कर सकते हैं, टी.एस. एलियट की द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। तो देखिए कह रहा है कि हाउ डज द फॉग कम, just like a cat, just as a cat enters our homes in a very graceful and in a very quiet manner, in the same manner the speaker is describing or delineating the fog descending or appearing and covering and engulfing an unnamed city here in this poem, my dear learners, in the first 2 lines। तो पोम की पहली 2 लाइंस में पोएट दिखा रहा है कि कैसे फॉग आ रहा एक कैट की तरह और पूरे सिटी को क्या कर ले रहा है, कवर कर ले रहा है। देखिए आगे भी देखिए उसी कंटिन्यू कर रहा, इट सिट्स लुकिंग, इट किसके लिए कह रहा है, फॉग के लिए। तो यहाँ फॉग को कह रहा है इट सिट्स लुकिंग, तो कह रहा है कि नाउ, अब वो कहना चाहता है नाउ द फॉग हैज सेटल्ड डाउन, नाउ द फॉग हैज ऑलमोस्ट, नाउ द फॉग इज ऑलमोस्ट हैंगिंग और सस्पेंडिंग ओवर अ सिटी। एक शहर के ऊपर वो सस्पेंड कर रहा है, हैंग हो रहा है, लटक रहा है, यानी कि उसने शहर को क्या कर रखा हुआ है, जो है अपने से ढक रखा है।
और अब वो ऐसा लग रहा है जैसे वो बैठा हुआ है, किसकी तरह, जस्ट लाइक ए कैट on its hind legs or on its rear legs, जैसे कैट। अब इमेजिन कर रहा है, देखिए कैसे पर्सोनिफाई कर रहा है फॉग को, कि फॉग को कैसे पर्सोनिफाई कर रहा है कि कैट की तरह। जैसे फॉग क्या है, अब बैठ गया है अपने पीछे वाले पैरों पे, किसकी तरह, एक कैट की, कि जैसे कैट अपने पीछे वाले पैरों पे बैठ जाती और अपने सराउंडिंग्स को, अपने आसपास के एरिया को क्या करती, वॉच करती, ध्यान से देखती, बहुत विजिलेंट और केयरफुल होकर के। इन द सेम मैनर द पोएट सेज दैट द फॉग इज नाउ सेटल्ड डाउन जस्ट लाइक अ कैट and now just watching or just observing its surrounding, absolutely in a similar fashion of a cat. So here the poet personifies just the fog as a cat, or imagines fog as a cat. He says, first of all, the cat enters the city and enters the Gulf area, and then it covers or just engulfs the city and the Gulf area, and after that it settles down just like the cat settles down on its rear or the hind legs. And after that, in the fashion of the cat, the fog just observes what, its nearby area or its surroundings. See this. ओवर हार्बर एंड सिटी, तो कह रहा है कि अब जो है ये जो फॉग बैठ गया है कैट के समान, बिल्ली के समान, ओवर हार्बर एंड सिटी। और अब क्या कर रहा है, कभी वो हार्बर को यानी कि बंदरगाह, हार्बर का मतलब होता है माय डियर लर्नर्स बंदरगाह, तो कभी बंदरगाह को देख रहा, कभी सिटी को देख रहा, पूरी लोकेशन को देख रहा। ऑन साइलेंट हॉन्चेस, भाई हॉन्चेस कह सकते हैं ऑन द रियर और द हाइंड लेग्स, पीछे वाले पैरों पे, यहाँ हॉन्चेस को आप ले सकते हैं कि ऑन द बॉटम ऑफ इट्स बॉडी, कि अपने बॉडी के बॉटम पर बैठ गया है। एंड देन मूव्स ऑन, और उसके बाद इट गोज अवे, मूव्स अवे, आगे बढ़ जाता है। तो देखिए माय डियर लर्नर्स, इस 6 लाइनों में कितना ब्यूटीफुली पोएट ने क्या किया हुआ है, एक बहुत ही छोटी सी जो है वेरी कॉमन इंसिडेंट ऑफ द जस्ट कॉमन इंसिडेंट और कॉमन हैपनिंग ऑफ द नेचर को वो पिकअप करता है। एंड हाउ ब्यूटिफुली ही personifies it, how beautifully he describes it. He describes this very small happening of the nature, that he wants to tell us that we should pay attention to such a small incident, such a small happenings of the nature, or yes, such small happenings of the nature, and we should appreciate nature, we should glorify nature, we should pay due respect to the nature. क्यों ये इस छोटी सी घटना को उठाता है और इस पर ये पोम लिख रहा है इस तरह इतने ब्यूटीफुल तरीके से? क्यों वो जो है फॉग को कंपेयर करता है एक कैट से? बिकॉज हाउ डज द कैट मूव ऑन इट्स टाइनी फीट और ऑन इट्स टाइनी पॉज इन अ वेरी ग्रेसफुल मैनर. How does the just cat, after settling down on the bottom of its body, just observes its you can say its surroundings? इन सारी चीज़ों से वो क्यों कंपेयर कर रहा? ये सारी चीज़ें इन तरह से वो कंपेयर करके या फॉग को पर्सोनिफाई करके, ही इज़ गिविंग इम्पोर्टेंस एंड वैल्यू टू सच कॉमन वेरी सिंपल incident of the nature, so that we should pay also importance and we should pay value to such small incidents of nature, so that we may understand nature better. And if we understand nature better, only in that case we can appreciate nature
better. Because if we do not understand something, how can we appreciate or admire that thing? तो माय डियर लर्नर, आई होप ये जो छोटी पोम आपको एब्सोल्युटली क्लियर है। तो पहला तो देख लीजिए, पोम की जो पहली जो 2 लाइन है, जो पहला स्टैंजा है, दैट इज़ अ कपलेट ऑफ 2 लाइन्स। उसमें जो पोएट फॉग को पहले तो फॉग को वो क्या कर रहा है, सीधे सीधे फॉग को वो क्या कर रहा है, पर्सोनिफाई कर रहा है, क्योंकि फॉग आ रहा है किसकी तरह, लिटिल का। फिर पहले तो फॉग को पर्सोनिफाई कर रहा है, दूसरा फॉग के मूवमेंट को वो सीधे सीधे कंपेयर कर रहा है कैट से। इट मीन्स क्या, मेटाफॉर। और पोम की पहली 2 लाइन्स में, पहली लाइन में क्या है, कह सकते हैं आप पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि फॉग को वो जो एक कैट की तरह इमेजिन कर रहा है, लिविंग थिंग की तरह। फिर वो कैट से कंपेयर कर रहा है कि जैसे कैट मूव होती है, ठीक उसी तरह फॉग धीरे धीरे मूव हो रहा है, आ रहा है। तो पोम में पहले मेटाफोर, फिर क्या आ रहा है, पहले जो है पर्सोनिफिकेशन, दूसरा मेटाफोर। और देख लीजिए क्या कह रहा है, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हार्बर। देखिए पहले यहाँ देखिए पोम की 3rd लाइन, देखिए तो पोम की 3rd लाइन बिना किसी पंक्चुएशन के ख़त्म हो रही, पोम की 4th लाइन बिना किसी पंक्चुएशन के ख़त्म हो रही, पोम की जो है 5th लाइन बिना किसी पंक्चुएशन की ख़त्म हो रही। देखिए तो 3rd, 4th, 5th बिना किसी पंक्चुएशन के ख़त्म हो रही। इट मीन्स अगर जो पोम की कोई लाइन बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के ख़त्म हो रही, तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है माय डियर लर्नर्स, दैट इज़ कॉल्ड enjambment, ENJAMBMENT. So the 3rd, 4th and 5th line of the poem are very good example of enjambment. तो पोम में तीसरा जो फिगर ऑफ स्पीच हमें यहाँ मिला, दैट इज enjambment। और हम देखिए पोम में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आता है माय डियर लर्नर, ये भी हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ देखिए, on little cat feet fine sits looking harbor and city silent haunches and then moves on। तो माय डियर लर्नर्स, ये जो है पोम की जो है कुछ फिगर ऑफ स्पीच हैं जो हमें एक्चुअली, जो आपको भी क्लियर हो गई होंगी कि इस पोम में एक्चुअली सबसे पहले क्या यूज़ हो रहा है, पर्सोनिफिकेशन। क्यों, क्योंकि पोएट जो है फॉग को पर्सोनिफाई कर रहा है एक लिविंग कैट की तरह। फिर दूसरा, जिस तरह से कैट मूव होती है, कैट बैठती है, ऑब्जर्व करती है, ठीक उसी तरह से वो कह रहा है फॉग भी आता है, बैठता है, ऑब्जर्व करता है, कि यानी कि सीधे वो फॉग को कैट से कंपेयर कर रहा। तो दूसरा मेटाफर हो गया। तीसरा आप देखिए पोम की 3rd लाइन, 4th लाइन, 5th लाइन बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के ख़त्म हो जा रही, तो क्या हो जा रहा, दिस इज़ कॉल्ड enjambment। और इमेजरी, चूँकि पूरा जो फंक्शन है जो है फॉग का, उसके मूवमेंट को, उसके फंक्शन को, उसके एक्शन को वो कैट से कंपेयर कर रहा, कैट जैसा दिखा रहा, तो वो उसको पर्सोनिफाई कर रहा है। तो पूरी पोम में आपको किसका वो एक पिक्चर ड्रॉ कर रहा, किसका वो एक विजुअल ड्रॉ कर रहा, ऑफ अ कैट। सो विजुअल इमेजरी भी माय डियर लर्नर, विजुअल इमेजरी भी बहुत स्ट्रांगली पोम में यूज़ की गई है। थैंक यू माय डियर लर्नर फॉर वॉचिंग, एंड आई होप दिस वीडियो ऑफ माइन विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस पोम इन मच बेटर लाइट। आई होप you are going to appreciate this explanation of mine, and you will continue your support to my channel, my dear learners. Thank you, my dear learners.